हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे द्रौपदी द्वारा व्यंग हो जाता है दुर्योधन के लिए। आज हम बताएंगे कि जुए के लिए धृतराष्ट्र की सम्मति। देखिए, पहली बात, दुर्योधन अपने पिता श्री धृतराष्ट्र से बात करता है और जो धृतराष्ट्र है वो जुए खेलने के लिए सम्मति दे देते हैं। देखिए, कहते हैं कि जो दुर्योधन होते हैं उसी दिन हस्तिनापुर लौट आते हैं, जब वो वहाँ इंद्रप्रस्थ जाते हैं। जब वो क्या बोलते हैं द्रौपदी के साथ तो उनका व्यंग हो जाता है, तो वो उसी दिन हस्तिनापुर लौट आते हैं और कहते हैं कि वह सीधा मतलब धृतराष्ट्र के पास पहुँच जाते हैं। और उसने सबसे पहले उसने पांडवों के चमत्कारी महल के विषय में बताया। फिर उसने द्रौपदी द्वारा उस पर व्यंग कसने वाली बात भी बताई। उस बात को सुनकर धृतराष्ट्र के चेहरे पर क्रोध का भाव उभर आया। यह मौका अच्छा था। दुर्योधन ने सोचा कि इस अवसर पर चोट करना मुनासिब होगा और पूरी आशा थी कि उनके पिता इस अपमान का मतलब बदला लिए जाने के निमित्त उसकी योजना ही अवश्य मतलब स्वीकृति दे देंगे। फिर क्या होता है, वह बोलते हैं, पिताजी, आपने और अपने अपमान का बदला लेने के लिए मैंने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक योजना बनाई है। मामा शकुनी पासे फेंकने में सिद्धहस्त हैं। यदि हम युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करें तो मुझे विश्वास है कि हम महल सहित उसका सब कुछ हड़प लेंगे, अपना गया राज्य और हमारा अपमान करने वाली द्रौपदी भी। जब तक आपको अंधा कहने वाली उस बचाल स्त्री को मैं अपने घर में दासी बनते न देख लूं, तब तक मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। ऐसा वो क्या कहते हैं, दुर्योधन धृतराष्ट्र से कहते हैं। फिर कहते हैं कि दुर्योधन ने द्रौपदी को बात बात को बार बार दोहराकर धृतराष्ट्र के क्रोध को अच्छी तरह ही भड़का दिया। मतलब दुर्योधन ने उन्हें इतनी बार बोला कि वो धृतराष्ट्र भड़क गए। अतः उसे दुर्योधन की यह योजना बड़ी पसंद आई। उसने सोचा कि किसी प्रकार का खून खराबा भी ना होगा और अपना हाथ में गया राज्य भी वापस मिल जाएगा। फिर भी उसने दुर्योधन से कहा कि इस विषय में वह विदुर की राय भी ले ले। तभी अब वह शांत बैठकर पूरी बात सुनते विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को समझाया कि आप दुर्योधन की बातों में न आए। इसे यह भी समझाएं कि कोई भी ऐसा अनीतिपूर्ण कार्य न करें जिससे आपकी रंजिश पैदा हो और दोनों ओर शांति भंग हो जाए। ऐसा कहकर विदुर चले गए। तब धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को अपनी स्वीकृति नहीं दी। दुर्योधन निराश अवश्य हुआ, मगर उसने साहस न छोड़ा और पुनः बोली, पिताश्री, आप विदुर की बातों में ना आए। विदुर आपको व्यर्थ ही डरा रहा है। शत्रु को जैसे ही नष्ट करके ही छोड़ना चाहिए। आप ही सोचिए कि कल तक जो पांडव भिखारियों की दर दर ठोकरें खा रहे थे, आज वे हमारा अपमान करने जितने समर्थ हो गए हैं। ऐश्वर्य और वैभव ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। तो वो कहते हैं, तुम्हारी बात ठीक है पुत्र, किंतु जुआ खेलना ठीक नहीं है। ये सदा ही विनाश का कारण बनता है। कई बार जुआ के कारण विनाशकारी युद्ध हो जाते हैं, जिसमें वंश के वंश समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस योजना को छोड़ो, पांडवों को भूलकर अपने राज्य का सुख भोगो। इस प्रकार धृतराष्ट्र उसे बहुत ऊंचा नीचा समझाता रहा, मगर दुर्बुद्धि दुर्योधन की समझ में कोई बात नहीं आई। वह मतलब मानो अपनी जिद पर ही अड़ा था। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसा था, इसलिए उसने दुर्योधन के सामने झुकना ही पड़ता था। वैसे ही वे अपनी बात पर स्थिर रहने वाला व्यक्ति नहीं था। अतः आज भी उसे दुर्योधन के सामने झुकना ही पड़ा और उसने उसकी योजना को स्वीकृत कर कौरवों और पांडवों के बीच विवाद का मतलब बीज मानो तो बो ही दिया था। फिर राजा की आज्ञा हुई और विदुर को ही जुए के लिए पांडवों को आमंत्रित करने का काम भी सौंप दिया गया। विदुर ने इंद्रप्रस्थ जाकर पहले तो राजकार्य किया, फिर उन्होंने युधिष्ठिर को जुए की बुराइयों और उसने विनाश के विषय में बताया। परंतु होने को तो कुछ और ही मंजूर था और उसने क्या होता है कि युधिष्ठिर जुए में शौकीन था, बल्कि कहना चाहिए कि जुआ उसकी कमजोरी थी। फलस्वरूप निमंत्रण पाकर वह अपने चारों भाई और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर की ओर चल देते हैं। मतलब जो दुर्योधन रहता है उनको उन लोग को इनविटेशन देता है और वहाँ से द्रौपदी समेत वो सब वहाँ से हस्तिनापुर के लिए रवाना भी हो जाते हैं। चलिए, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे पांडव हस्तिनापुर पहुँच जाते हैं और उसके बाद क्या होता है वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।